सभापति महोदय, आपके अनुमति से मैं अनुपूरक मांगों पर हुए विकसित डिस्कशन का जवाब देने के लिए आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में 72 ग्रांट हैं और एक एप्रोप्रिएशन है जो माननीय उच्च न्यायालय के लिए है। इसमें कुल 1,32,268.85 करोड़ का डिमांड की गई है, जिसमें कैश, टोकन एवं टेक्निकल सप्लीमेंट्री डिमांड्स शामिल है। इन डिमांडों में नेट कैश का जो आउटफ्लो है वो मात्र 41,455.39 करोड़ है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो मात्र 90,812.17 करोड़ रुपए है, जिसमें कोई अतिरिक्त कैश आउटफ्लो नहीं है। साथ में 14,825.42 करोड़ रुपए कंटीजेंसी फंड है की प्रपूर्ति के लिए दिया जा रहा है। कैश सप्लीमेंट्री में 40,058.35 करोड़ रुपए रेवेन्यू के लिए है और 13,097.4 करोड़ रुपए कैपिटल के लिए है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं है, सिर्फ एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो रही है। इसमें 22,387.38 करोड़ रेवेन्यू के लिए, 68,424 करोड़ कैपिटल के लिए है। ये अनुपूरक मांगे उर्वरक, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस, गृह, उच्च शिक्षा, विदेश, टेलीकॉम, रक्षा आदि मंत्रालयों के लिए लिया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज इस अनुपूरक मांगों पर माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा किया है। बहुत से उनके सुझाव भी आए हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य जी.सी. चंद्रशेखर ने यूरिया के प्रोडक्शन का विषय उठाया था। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि जहां तक यूरिया प्रोडक्शन का सवाल है, अगर देखें तो 2025 में यूरिया प्रोडक्शन करीब 26.88 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जो कि पिछले अक्टूबर से 2024 के तुलना में 1.5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। और अगर हर महीने की बात करें, हर महीने को कंपेयर करें तो हर महीने में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हर महीने हो रही है सभापति महोदय। और अगर 25 अक्टूबर से 2026 तक का एवरेज देखें तो हर मंथली 25 लाख मीट्रिक टन रहा है। मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यूरिया की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। माननीय चंद्रशेखर जी ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस पे भी उन्होंने सवाल उठाया था कि उनके धनराशि में ट्रांसफर होने में बात कमी की बताई थी। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सेस में जहां 71,159 करोड़ रुपए एकत्र हुए थे, जबकि भारत सरकार ने उस फंड में करीब 80,010 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इसका मतलब है कि सरकार जो कलेक्शन की है उससे ज्यादा धनराशि उसमें ट्रांसफर करने का काम किया है। साथ में बताना चाहता हूं हेल्थ के लिए जो 14-15 से 25-26 तक का बजट था, दुगने से भी अधिक हो गया है, क्योंकि एवरेज सालाना खर्च 2004-05 से 13-14 तक 0.19 लाख करोड़ दो था, वो 14-15 से 25-26 के पीरियड में बढ़ करके 0.68 लाख करोड़ हो गया है। माननीय जी चंद्रशेखर जी ने एमएसपी की भी बात कही थी। मैं आपके माध्यम से सदन को रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि 2013-14 में की तुलना में 25-26 में लगभग सभी प्रमुख फसलों का एमएसपी लगभग 2 गुने हो गए हैं। सभापति महोदय, अगर बतावें तो रागी का एमएसपी तो 3.3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। सभापति महोदय, यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित की रक्षा के लिए एमएसपी पे सरकारी खरीद में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नवंबर 2025 तक पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को
लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए का उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार ने किया नहीं। सभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने फिस्कल राजकोषीय घाटे के बारे में चर्चा किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय निरंजन रेड्डी जी के जिन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, राजकोषीय घाटे की, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारत सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए अत्यंत ही सजग है और 2020-21 में जहां पर फिस्कल डेफिसिट 9.22% था, वहीं वर्ष 25-26 के बजट के एस्टीमेट में फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य मात्र 4.4% रखा गया। सरकार के सतत प्रयासों की सराहना वैश्विक स्तर पर हुई है। इसी कारण भारत की क्रेडिट रैंकिंग में सुधार हुआ है। साथ में बताना चाहता हूं कि बजट 2025-26 में और भी अधिक प्रूवन पाथ अपनाया गया है, जिससे फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ डेट टू जीडीपी रेशियो की सीमित रखने का भी लक्ष्य रखे गए हैं। सभापति महोदय, भारत सरकार का जहां फिस्कल डेफिसिट को कम कर रही है, वहीं पर आम जन के हितों वाली योजनाओं को फंड में कोई भी कमी नहीं की गई है। पीएम आवास हो, चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, मुद्रा योजना हो, पीएम विश्वकर्मा हो, ऐसी तमाम योजनाओं के माध्यम से आम जन को सशक्तिकरण किया जा रहा है। वहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो लगातार एलोकेशन बढ़ाया जा रहा है और आज देश में चाहे वो रोड हो, चाहे फोर्ड एक्सप्रेसवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब में गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कुछ सदस्यों ने राज्य के रेवेन्यू शेयरिंग की भी बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत जो निर्धारित किया जाता था कि जो पहले 32% का शेयर होता था, उसको बढ़ा करके और कमीशन के सिफारिश पे हमारी सरकार ने उसको 42% का स्वीकार करने का काम किया था। सीधे 10% की बढ़ोतरी हमारी सरकार ने किया था। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करती है। 25-26 में राज्यों और विधानमंडल वाले संघ क्षेत्रों में जहां 25.60 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर होने का एस्टीमेट है, ये धनराशि 24-25 की तुलना में अगर देखें तो 2 लाख करोड़ से भी अधिक का बढ़ोतरी हुआ है। कुछ सदस्यों ने भेदभाव की भी बात की थी। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। अपनी बात के सपोर्ट में मैं कुछ डाटा देना चाहता हूं। टैक्स हस्तांतरण की जहां तक बात करें तो 14-15 में जहां 24,595 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं पर अगर देखें तो 24-25 में 4 गुना बढ़ करके 96,812 करोड़ रुपए हो गए हैं। अगर तमिलनाडु की बात यहां पर आ रही, तमिलनाडु की बात करें तो जहां 14-15 में 16,824 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं पर 24-25 में बढ़ करके वो 52,452 करोड़ रुपए हो गए, 52,492 करोड़ हो गए। केरला में जहां पर 14-15 में प्लीज let him reply. He's not yielding. सभापति महोदय, वहीं पर अगर केरला की बात करें तो 14-15 में जहां 7,926 करोड़ रुपया दिया गया था, वहीं पर 24-25 में 24,772 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कर्नाटका की अगर बात करें तो 2014-15 में जहां 14,654 करोड़ रुपए थे, वहीं 24-25 में बढ़ करके 46,933 करोड़ रुपया हस्तांतरित करने का काम हमारी सरकार ने किया। मोदी सरकार कहीं पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करती है। फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि एक साथी ने शिक्षा पर कम व्यय का चिंता जताई थी। इसके नतीजे खुद उनके सामने हैं कि शिक्षा में 2014 की तुलना में अगर आप देखें तो आईआईटी की संख्या 16 से बढ़ करके 23 हो गई है, जिसमें नए 6 आईआईटी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद और आईआईटी का दर्जा दिया गया है।
वहीं पे आईएमएम से बढ़कर 13 से बढ़कर 21 हो गए हैं और 7 आईएमएस नीति मुंबई को आईएम में बदला गया है और एनआईटीज की संख्या जहां 30 से बढ़कर के 31 हुई है। एनआईटी आंध्र प्रदेश की स्थापना जिसमें 2015 में हुई है। आईआईटीएस की संख्या 9 से बढ़कर 25 हो गई है, जो 16 नए आईआईटीएस उसमें सम्मिलित हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या जहां 40 से बढ़कर करके 48 हुई है, वहीं पर एम्स की संख्या 7 से बढ़कर के 12 हुई है, जिसमें 16 को और मंजूरी दी गई है और 12 उसमें स्थापित हो चुकी है। सभापति महोदय, कुछ सदस्यों ने अर्थव्यवस्था का विषय उठाया था। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि एनडीए का जो एवरेज ग्रोथ था, अगर सदी का जो सबसे बड़ा महामारी कोविड ना आया होता तो शायद आज एवरेज ये और भी अच्छा होता, क्योंकि कोविड में 19 की वजह से नीचे चला गया था, ग्रोथ हमारा नीचे चला गया था। और कोविड के समय पूरे विश्व में समस्या आई थी, उससे भारत भी कहीं अछूता नहीं था। अगर आप देखें तो महामारी से प्रभावित 2 सालों में 21 और 22 में जहां देखें तो एनडीए की ग्रोथ थोड़ी रुकी थी, रफ्तार रुकी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। 2012 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो मुश्किल दौर से गुजर रही, इसी एक वजह से नाजुक 5 में इसको भारत को रखा गया था। लेकिन जीडीपी में ग्रोथ लगातार 2 साल में अगर देखें तो 12-13 और 13-14 में जहां 5% पे ग्रोथ रेट में हमारे देश का था, वहीं कोविड के बाद प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियां होने के बावजूद भी आज भारत का ग्रोथ 8.2% से तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर के उभरा है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। जहां आम लोगों का सशक्तिकरण किया जा रहा है, वहीं पे अर्थव्यवस्था को ग्रोथ भी बढ़ाई जा रही है। जहां एक और लोगों को डीबीटी के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वहीं फिस्कल डेफिसिट को भी कंटेन किया जा रहा है। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बूस्ट मिला है। वहीं एमएसएमई उद्योग ग्रोथ इंजन बन के उभरे हुए हैं। देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिला है और हमने चंद्रमा के साथ साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग किया है, जो कि आज कोई भी विकसित राष्ट्र नहीं कर पाया। विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत का परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही है। अंत में मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज अनुपूरक मांगों पर देश हित में विचार कर निर्णय लें और मांगों को आम सहमति से पास करें। धन्यवाद। क्वेश्चन इज that the appropriation number 4 bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the scheduled stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Pankaj Chaudhary to move that the bill be returned. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को लौटाया जाए। Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned.